हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे पैरास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपीजीटी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या परागकण की संरचना के बारे में। पहले तो परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलर ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, किन स्तरों से मिलकर बना था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि मैंने पिछली वीडियो में एक छोटा सा अंश छोड़ दिया था क्या, उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, तो इस वीडियो में उसको कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, एक स्थिति आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसके जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो एक दूसरे से सटे रहते हैं, समूह में होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनके लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं, परागकण ऐसे अटैच रहते हैं, दूसरे से सटे रहते हैं। संरचना में इसको बनाकर आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह के होते हैं संरचना में। जब हमने बताया था कि एक लघु बीजाणुधानी ऐसी होती है, इसमें कुछ परतें पाई जाती है। परतें किसके विभाजन से बनी थी दोस्तों? परागकण द्वितीय कोशिका के विभाजन से तो बनी थी परतें। ठीक है, ये क्या लघु बीजाणुधानी मैंने बना दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने क्या आपसे कहा कि इसमें क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। परागकण कैसी अवस्था में, पहले दिखा देते हैं क्या। ये पहला स्तर था, ये दूसरा स्तर था, कितने स्तर इसमें पाए गए थे, 4 स्तर पाए गए थे। ठीक है, तीसरा हो गया और ये सबसे अंतिम चौथा स्तर हो गया। इतना तो आपको पता था, 4 स्तर बने थे, जो कि पहला स्तर जो बाह्य त्वचा था वो सभी लघु बीजाणुधानियों में पहले से ही मौजूद था। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब देखिए इसके यानी कि बाह्य त्वचा के ठीक अंदर वाले स्तर को क्या कहते हैं, उसको क्या हमने कहा था, अंतस्थिसियम कहा था, एंडोथीसियम कहा था। ठीक है, उसके अंदर वाले को हमने क्या कहा था, जो स्वयं 2 या 3 स्तरों का होता है, अलग अलग पार्टों के परागकोशों में अलग अलग स्तर के होते हैं। तो इस स्तर को हमने क्या कहा था, मध्य स्तर कहा था, यानी कि मिडिल लेयर कहा था इसको इंग्लिश में। ठीक है, और सबसे अंदर के स्तर को हमने क्या कहा था, टेपिटम कहा था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्तर था एक परागकोश के लघु बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में कार्यों के बारे में भी आपको बता दिया क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है टेपिटम। इसके बारे में मैंने बताया है, जब परागकण का मैं निर्माण कर रहा था लघु बीजाणु से परागकण जब बन रहे थे, तब इसमें मैंने सारी प्रतियों के इसके सारे योगदानों के बारे में बता दिया था, किसके, टेपिटम के। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, जाकर पहले पिछला वीडियो देखिए, तब आकर इस वीडियो में आप इसे देखिएगा। क्योंकि जब आप पिछला वीडियो देख रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इसी पार्ट में आपको अच्छी तरीके से जो मैं बताऊँगा समझ में आएगा। फिलहाल तो इसमें मैं परागण के बारे में बता रहा हूँ, पॉलिनेशन के बारे में बताने जाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि परागकण की संरचना में अगले वीडियो में बनाऊँगा। तो वीडियो आज आ चुका है, परागकण की संरचना के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, एक ऐसी अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें क्या होता था, परागकण एक समूह में पाए जाते थे, किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर। तो देखिए परागकण ऐसे संयुक्त अवस्था में एक समूह के रूप में होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर ही सब है। तो ठीक है, लघु बीजाणुधानी के अंदर है, इतना आपको पता है। तो देखिए एक समूह में पाए जाने, क्या एक दूसरे से सटे हुए हैं, अटैच हैं। ठीक है, जब अटैच है तो दोस्तों यही आपको जानना है कि इस स्थिति को, इस अवस्था को क्या कहते हैं। जब परागकण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, एक लघु बीजाणुधानी के अंदर ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जब परागकण एक दूसरे से सटे रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो दोस्तों नाम आप लोग जान लीजिए, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम पोलिनिया कहते हैं। क्या, पोलिनिया। इस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं, पोलिनिया कहते हैं। कब पोलिनिया कहेंगे, जब क्या होगा, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा, जब परागकण होंगे एक दूसरे से सटे रहेंगे, अटैच रहेंगे, समूह में होंगे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हम पोलिनिया कहते हैं। परागकणों की ऐसी स्थिति को, ऐसी अवस्था को हम पोलिनिया कहते हैं। इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है, पोलिनिया के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है क्या, परागकण की संरचना के बारे में। इसकी संरचना, परागकण की संरचना। तो परागकण का निर्माण विधि मैंने बता दिया था, कैसे कैसे परागकण बना था। तो परागकण किससे बना था, लघु बीजाणु से बना था। उसमें कुछ परिवर्तन हुआ था, लघु बीजाणु का सकते परिपक्व हुआ था, पूर्ण रूप से तब जाकर एक परागकण का निर्माण हुआ था। ठीक है,
परागकण कहाँ था? कैलोजे नामक भित्ति के अंदर था। मैंने बता दिया था कस्तर इस पर बन गया था किसके लघुबीजाणु के ऊपर। तो उसी में क्या हुआ, परागकण बने थे, परिपक्व हो गए थे और उसका स्फुटन हुआ था, यानी कि फटे थे। किसके माध्यम से? कैलोजे नामक एंजाइम स्राव किया था। किसने स्राव किया था? टेपिटम ने स्राव किया था। तब जाकर वो जो अस्तर था, कैलोजे नामक अस्तर जो था वो फटा था और परागकण स्वतंत्र हुए थे। आइए आज जानते हैं क्या परागकण की संरचना के बारे में। तो परागकण की संरचना क्या होती है, यानी कि परागकण की संरचना। ठीक है, आज हम जानेंगे क्या परागकण की संरचना के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं परागकण की संरचना के बारे में। तो जानिए परागकण क्या होता है। मान लीजिए परागकण एक ध्रुवीय स्थिति था, तो हमने परागकण का निर्माण किया था। तो सबसे पहला स्तर मैंने क्या बताया था? अंतःचूल के बारे में बताया था कि नहीं बताया था ना, अंतःचूल। तो दोस्तों ये जो स्तर मैं बना रहा हूँ पहला, ठीक है, तो जो पहला मैं बना रहा हूँ स्तर उसको क्या कहते हैं? अंतःचूल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंतःचूल कहते हैं। ठीक है, अंतःचूल कहते हैं। ऐसे उभरे हुए कुछ इसमें भाग होते हैं, स्थान से उभरे हुए, तो इन्हें क्या कहते हैं? इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जरूरी नहीं इनको छिद्र है, तो वास्तु रूप से छिद्र होते हैं। ठीक है, यानी कि बाह्य चूल जो होता है, जो बाह्य चूल होता है तो अंतःचूल है। जो इसके ऊपर बाह्य चूल होता है वो किसका बना होता है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बताया, लेकिन इसमें भी बता रहा हूँ किसका बना होता है बाह्य चूल। तो पहले अंतःचूल के बारे में तो जान लें। तो देखिए अंतःचूल का कहते हैं छिद्र होते थे छोटे छोटे, तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं? वास्तु रूप से ये छिद्र क्या होते हैं? बाह्य चूल में होते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए दर्शाया क्योंकि यहाँ पे भी बाह्य चूल इसके ऊपर बनेगा और छिद्र इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो चलिए बाह्य चूल को भी बना लेते हैं। तो बाह्य चूल दोस्तों ऐसे होता है, यानी कि इन बाह्य चूलों में क्या होगा? अनेकों छिद्र पाए जाते हैं, अनेक छिद्र इस बाह्य चूल में होते हैं। ठीक है, देखिए एक छिद्र यहाँ पे है, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे। जरूरी नहीं कि चार बनाए तो चार उसमें अनेकों छिद्र हो सकते हैं, 2 3 5 10 जितना आप चाहें। यानी कि परागकण की जैसी क्षमता होगी, जिस पादप में परागकण उत्पन्न होगा उसके क्वालिटी के हिसाब से आपको इसमें छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 स्तरों को बना लिया, एक तो बाह्य चूल को बना दिया है, एक क्या अंतःचूल को बना दिया है। तो जरा जांचते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं दोस्तों। ये जो पहला क्या था? अंतःचूल था। क्या? अंतःचूल। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया कि इसको अंतःचूल कहते हैं। किसको? आंतरिक स्तर को, जो मैंने बाह्य स्तर के ठीक नीचे उसको हमने अंतःचूल कहा, इंटाइन कहा। ठीक है, एक इसका बना होता है, अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या जान लेते हैं? इस बाह्य चूल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बाह्य चूल क्या है? ठीक, इसके ऊपर वाला स्तर क्या कहलाएगा? बाह्य चूल कहलाएगा। यहाँ पे दिखा देते हैं इस बाह्य चूल को। क्या है? बाह्य चूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। इतना आपको पता चला। अंतःचूल, बाह्य चूल, एक परागकण के 2 स्तर मैंने आपको बता दिए। किसके बने होते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले इसके और स्तरों के बारे में और आंतरिक संरचनाओं के बारे में तो जानने क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं। तो क्या होगा? अंतःचूल बना, बाह्य चूल बना, इतना तो क्लियर है। अब बारी आती है कि इसके अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें एक वैक्यूल तो कॉमन है। एक वैक्यूल नहीं, कई वैक्यूल पाए जाते हैं। मैंने एक वैक्यूल दिखा दिया इसमें कि वैक्यूल तो इसमें पाया ही जाएगा। ठीक है, इसको क्या हमने कहा? इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, इसको रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। इतना तो आपको पता चला। अब इसके अंदर और देखते हैं क्या चीज होता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है?
यहाँ पे क्या होता है, एक चीज इसमें क्या था कि जब न्यूक्लियस जो था उसने जब विभाजन किया, यानी कि लघु बीजाणु का जो केंद्रक था उसने विभाजन किया था समसूत्री, तो दो केंद्रक बने थे, एक छोटा केंद्रक बना था, एक बड़ा केंद्रक बना था। छोटे केंद्र के पास ये द्रव्य इकट्ठा हुआ, एक अलग कोशिका बनी, और ये अलग कोशिका, यानी जो बड़ा केंद्र था उसको हमने कायिक केंद्र कहा था, और छोटे वाले केंद्र को क्या कहा था, जनन केंद्र कहा था, जनरेटिव न्यूक्लियस कहा था। तो जनन केंद्र जब कोशिका का रूप धारण किया तो उसने क्या कहा, जनरेटिव सेल कहा, यानी कि जनन कोशिका कहा। और जो एक जो बड़ा वाला केंद्र था उसने जब ज़्यादा विकसित हुआ तो उसको मैंने क्या कहा, उसको हमने क्या कहा, उसको कहा कायिक कोशिका या नलिका कोशिका, वेजिटेटिव सेल के नाम से जाना गया। तो जानिए क्या होता है, एक मैं पहले बना लेता हूँ, क्या जनन कोशिका को ही पहले मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये अपनी अलग कोशिका है, भले ही परागकण के अंदर है लेकिन ये अपनी अलग कोशिका है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहते हैं क्या, जनन कोशिका। इतना हो गया जनन कोशिका, इसको कहते हैं इसमें जनरेटिव सेल, ठीक है। इसको कहते हैं जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो भागों को दिखा दिया। अब देखते हैं और अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। अब बारी आती है क्या, जनन कोशिका हो गया तो कहोगे कायिक कोशिका कहाँ है। दोस्तों ये पूरी जो कोशिका है कायिक ही है, क्योंकि जनन कोशिका तो अपनी अलग हो गई ना, तो पूरी जो पाएगी क्या, ये क्या है, कायिक कोशिका है। तो कायिक कोशिका का अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका का केंद्रक है। कौन, यह संरचना जो है वो क्या है, कायिक कोशिका का केंद्रक है, यानी कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो क्लियर हो गया। अब ये न्यूक्लियस है तो पूरी संरचना क्या हुई, कायिक कोशिका है तो ये, तो इसको हम क्या लिखते हैं, कायिक कोशिका। यहाँ पे बता देते हैं क्या है, ये वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। इतना पता चला आपको, वेजिटेटिव सेल के बारे में पता चल गया, यानी इसके ये केंद्रक के बारे में पता चल गया आपको। अब देखते हैं अंदर और क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखिए एक संरचना भी मैंने आपको नहीं बताया, उस संरचना को मैं बताता हूँ। बचा है क्या, ये चीज़, इसको हम क्या कहेंगे, ये छिद्र जो पाया गया बाह्य त्वचा के या बाह्य चोल के अंदर, ये जो छिद्र पाए गए ढेर सारे, इन छिद्रों को क्या कहेंगे। तो जान लीजिए इन्हीं छिद्रों से क्या होता है, पराग नलिका निकलती है। तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, जनन छिद्र कहते हैं। क्या, जनन छिद्र कहते हैं इन छिद्रों को, यानी कि जर्म पोर, जर्म क्या हो गया, जर्म पोर हो गया, ठीक है। इतनी चीजें आपकी तैयार हो गई। अब क्या बारी आती है कि ये जो बाह्य चोल और अंतःचोल बने किसके होते हैं, कंफ्यूजन तो ये ना। तो अंतःचोल को मैंने पहले बताया था क्या किसका बना था, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज सेल्यूलोज प्लस एक्टिन किसका बना होता है, ये अंतःचोल सेल्यूलोज का बनाता है, पेक्टिन का बनाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बता दिया था। अब देखिए बाह्य चोल की बात आती है, बाह्य चोल किसका बना होता है। तो बाह्य चोल के बारे में मैंने बताया था, सबसे जटिल पदार्थ क्या था, स्पोरोकोलेनिन, स्पोरोकोलेनिन था, जिससे क्या था, बाह्य चोल बना था। प्लस क्या था, यूबिस कण, क्या यूबिस कण थे, ठीक है। ये दो चीजों से क्या था, बाह्य चोल बना था। यूबिस कण क्या थे, जो लिपिड का कण था, जो लिपिड्स के अणु पाए गए थे उन्हीं को हमने यूबिस कण नाम दिया था। ये क्या करते हैं, इसके बाह्य स्तर को क्या करते हैं, बाह्य चोल को क्या करते हैं, चिपचिपा बनाए रखते हैं, जिससे कि या किसी जीव के
शरीर पर चिपक जाए और इससे पराग क्रिया संभव हो जाए। ठीक है, ये कार्य करता है योग इसका। ठीक है, ये सब फायदे देते हैं, इसलिए इस पर प्राकृतिक पाए जाते हैं, न इनका कोई काम नहीं होता। और ये स्पोरोपालिन तो आप जानते हैं बहुत फेमस है चीज़। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है अम्ल क्षार या अन्य बाकी वातावरण के प्रतिकूल चीज़ों से। ठीक है, इसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये रही संरचना किसकी, परागकण की संरचना रही। परागकण में क्या क्या होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, इसका क्या कार्य होता है, मैंने सब बता दिया। अब परागकण की संरचना आपको पता चल गया तो इसको मिटाते हैं, बात करते हैं क्या परागण कहते हैं। परागण क्या चीज़ है, यानी कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रही परागण की बात। अब क्या हम बात करेंगे, पॉलिनेशन यानी कि परागण क्या है। परागण क्या है, परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो सबसे पहले इससे परिचित है, परागण होता क्या है, कौन सी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण क्या है इसके बारे में आप जाने जाइए कि परागण किसे कहते हैं। परागण क्या होता है कि किसी पुष्प के जब परागकोश से परागकण निकलता है, किसी पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलता है तो वह या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जिससे वह उत्पन्न हुआ परागकण, या तो किसी उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। मैंने क्या कहा कि किसी परागकण का निकलकर, किससे, परागकोश से निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, जातियां दोनों की समान होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्रिया को कहते हैं परागण कहते हैं। अब जातियां भिन्न भिन्न हो जाएंगी तो परागण क्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं संपन्न होगी, अब आप चमेली के परागकण को गुलाब के वर्तिकाग्र पर डालेंगे तो क्या परागण होगा, नहीं होगा। यानी कि जातियां भिन्न भिन्न हैं, इनके जीन क्या कहते हैं, जीन इनके परिवर्तन हो जाए तो उससे कोई समस्या नहीं है, पर इनकी जातियां समान रहनी चाहिए। अब मैंने जीन कहा, तो जीन क्या है, जीन माने क्या कि आपने पुष्पों को देखा होगा, गुलाब के पुष्प को ले लीजिए, आपने देखा होगा कुछ पुष्प सफ़ेद होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ लाल होते हैं, तो यानी कि इनके जीन परिवर्तन है, लेकिन जातियां तो समान ही हैं। यानी कि पुष्प क्या है, गुलाब का ही है, सभी पुष्प गुलाब के हैं, तो परागण होगा उनमें। जातियां समान है तो परागण होगा, और जातियां भिन्न होगी तो परागण नहीं होगा। तो कहने का मतलब इतना ही है। ठीक है, तो परागण को जान लीजिए कि इसके बारे में किसने बताया, सबसे पहले परागण के बारे में किसने चर्चा किया, इसको सबसे पहले किसने देखा परागण की क्रिया को। तो परागण को सबसे पहले वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये कहते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। यानी कि थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने ही सबसे पहले क्या पॉलिनेशन की प्रक्रिया को देखा था पुष्पी पादपों में, और इन्होंने ही क्या किया, इसके बारे में लोगों को बताया। तो सबसे पहले किसने देखा, क्वेश्चन भी हो सकता है कि परागण की क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने बताया था, जो ऑलरेडी क्या है वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बारी आती है क्या कि ये परागण जो होता है किन पादपों में पाया जाता है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि परागण की क्रिया किन पादपों में पाई जाती है। तो मैंने क्या कार्य किया था पहले पार्ट में कि पादपों को, पहले पुष्पी पादपों के बारे में बताया कि पुष्पी पादप होते कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। तो मैंने दो भागों में बांट दिया था, क्रिप्टोगेमस में, फिनेरोगेमस में। क्रिप्टोगेमस में 3 प्रकार के वर्ग आते थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा। चूंकि इनका कोई काम नहीं, पुष्पी नहीं पाया जा रहा, बीज नहीं पाया जा रहा, काम किसका, पुष्प किसका, एक पादप किसका काम करोगे, तो इसको हटा दिए। बारी आती है क्या फिनेरोगेमस की। फिनेरोगेमस के कितने दो भाग में हमने बांटा था। पहला क्या था, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, और जो दूसरा क्या था, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। तो इन्हीं दो पादपों में क्या होता है, परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, पॉलिनेशन पाया जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन होता है कि पॉलिनेशन किन पार्टों में पाया जाता है, आप क्या कहेंगे, अनावृत बीजी और आवृत बीजी पार्टों में क्या होता है, परागण पाया जाता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या कि परागण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के परागण होते हैं। परागण आपको पता चला ना कि परागण क्या है, मैंने क्या होता है कि परागण क्या है कि पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलता है तो या तो वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पहुंचने की क्या प्रक्रिया जो है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। परागण को हम क्या करेंगे, परागण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे। इससे पता चलता है क्या कि परागण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट क्या है, प्रथम वाले को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या, स्वपरागण कहते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ माने स्व या स्वयं, पॉलिनेशन माने परागण करना। ये हो गया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन माने स्वपरागण। और दूसरा क्या आता है, परपरागण। दूसरा जो टाइप हो गया परपरागण, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। इसका दूसरा भी नाम, इसको स्वयुग्मन भी कहते हैं। ऑटोगेमी, एलोगेमी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन की जगह ऑटोगेमी दे दे या इसकी जगह एलोगेमी दे दे, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण क्वेश्चन होता है, कहते किसे हैं। तो स्वपरागण माने स्वयं परागण, यानी कि एक पुष्प में जब स्वयं परागण हो जाए, मतलब स्वयं से मतलब क्या है कि मान लीजिए, मैं एक पुष्प की संरचना पहले बना देता हूँ। मान लीजिए पौधा है, क्या पौधा है, अब इस पे क्या है, मान लीजिए एक पुष्प है। ठीक है, एक पुष्प है, एक पौधा है, शाखा यहाँ से पुष्प निकला है। अब इसमें क्या होगा, एक तो वर्तिकाग्र पाई जाएगी या इस तरीके से पाया जाएगा और यहाँ से क्या होगा, पुंकेसर निकला है। ठीक है, अब होता क्या है स्वपरागण में कि जो पुंकेसर का परागकोश है, यहाँ से जब परागकण निकलेंगे तो परागकण निकल कर कहाँ जाएंगे दोस्तों, इसी के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। किसके, जिस पुष्प में परागकण का निर्माण हुआ है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो ऐसे परागण को कहते हैं पर स्वपरागण कहते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं, यानी कि स्वयुग्मन कहते हैं। अब परिभाषा भी आप दे सकते हैं इसका कि जब परागकोश से परागकण निकलते हैं तो वे परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं जिस पुष्प से वे उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो आप स्वपरागण के बारे में समझ लें, स्वपरागण किसे कहते हैं। अब ठीक इसका उल्टा है, क्या अपोजिट है, क्या परपरागण। परपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के वर्तिका क्या कहते हैं, परागकोश से निकलेगा परागकण और किसी दूसरे पुष्प के परागकण पर एक वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। ठीक है, ये तो है आपको पता। अब जान लेते हैं क्या परपरागण के बारे में, इसी वक्त जान लेते हैं कि परपरागण क्या होता है। इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए पौधा है, इस शाखा है, यहाँ पर भी एक क्या है, पौधा है और ये शाखा है। ठीक है, अब इस शाखा पे क्या है, एक पुष्प है और इस शाखा पर भी क्या है, एक पुष्प है। और इसमें क्या है, एक स्त्रीकेसर, पुंकेसर। इसमें भी ठीक वही प्रक्रिया है, क्या स्त्रीकेसर, पुंकेसर। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये जो है पुष्प, इसका जो परागकोश है, एंथर है, उससे क्या होंगे, पोलन ग्रेन निकलते हैं। पोलन ग्रेन निकल रहे हैं इससे, किससे, इस परागकोश से निकल कर क्या होते हैं, इसके वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि दोनों पुष्पों की जो जातियां हैं
वो समान होनी चाहिए। यदि ये गुलाब है तो ये भी गुलाब, चमेली है तो ये भी चमेली होना चाहिए, तभी परागण क्रिया संपन्न हो पाएगी, अन्यथा किसी भी हालत में परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन संभव नहीं है। यानी कि ये मान लीजिए गुलाब का पौधा है और इसमें भी पुष्प है, मान लीजिए पीला है, लाल गुलाब है, ठीक है। अब देखिए इसके परागकोश से क्या हुआ, पीले वाले गुलाब के परागकोश से परागकण निकला, इस लाल वाले गुलाब के परागकोश से एक वर्तिका पे चला गया, तो पॉलिनेशन तो संभव ही है, क्योंकि दोनों की जातियां समान है, सेम जातियां। तो इसको हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इतना तो आपको पता चल गया। अब जरा एक चीज और आप बताइए, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको इसके बारे में पता चल गया है। परिभाषा कैसे देंगे पर परागण का, किसी एक पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो वह किसी अन्य पुष्प के, उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार के परागण को कहते हैं हम पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, एलोगेमी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया। अब बारी क्या आती है, एक कंडीशन और उत्पन्न होता है, जरा उस कंडीशन के बारे में आप लोग सोचे होंगे कि नहीं सोचेंगे, इसमें आप सोच लेंगे। कंडीशन क्या होता है परागण का, एक और मान लीजिए आप जरा क्या मानेंगे, मान लीजिए कि एक पुष्प पौधा है, ठीक है, पौधा है, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, इतना तो कॉमन हो सकता है। अब इस पे क्या है, एक पुष्प इस पे है और यहाँ पे क्या है, एक पुष्प है इस पे है, इतना तो आप देख ही रहे हैं। एक पुष्प यहाँ पे इस शाखा पे है, एक पुष्प इस शाखा पे है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो उनके से तरीके से उन्होंने कॉमन होंगे, ठीक है, इसमें भी वही सेम संरचना होगी। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, अब जरा सोचिए आप लोग कि इस पुष्प से ऊपर वाले पुष्प से परागकण निकल रहा है, क्या परागकण मान लीजिए निकल रहा है परागकोश से। अभी परागकण क्या होते हैं, इस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले आए, इस वाले, क्योंकि दोनों पुष्प एक ही पौधे में है, मान लीजिए गुलाब का एक पौधा है तो दोनों पुष्प जरूर एक से अधिक पुष्प हो सकते हैं एक पौधे में, तो मान लीजिए दोनों पुष्प एक ही पौधे में स्थित हैं, एक ही पौधे में स्थित हैं, और एक पुष्प के परागकोश से क्या हुआ, परागकण निकला और उसी के नीचे यानी कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ गया, तो उस परागण को हम क्या कहेंगे, इस स्थिति में होने वाले परागण को हम क्या कहेंगे, जरा सोचिए आप लोग। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं जानते हैं, इसको कहते हैं हम समजात पुष्पी परागण, इसको कहते हैं क्या हम समजात पुष्पी परागण, क्योंकि जातियां तो दोनों पुष्पों की समान है और परागण हो ही रहा है, ठीक है। अब कहोगे क्वेश्चन क्या होता है कि ये किस में आता है, स्वपरागण कहेंगे इसे कि पर परागण कहेंगे, ये भी तो हो सकता है। तो स्वपरागण कहेंगे कि पर परागण कहेंगे, क्वेश्चन उठता है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये स्वपरागण है कि पर परागण है, ये भी तो हमें निश्चित करना होगा। तो जानिए इसमें दो कंडीशंस होते हैं, कितने कंडीशन है, दो कंडीशन होते हैं, कौन कौन से। पहला क्या होता है, क्रियात्मक कंडीशन होता है, दूसरा अनुवांशिक कंडीशन होता है। यानी कि क्रियात्मक अवस्था में देखेंगे, क्रियात्मक माने कि परागकण एक पुष्प से निकल रहा है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, यही तो क्रियात्मक है। तो हमने ऐसे परागण को क्या कहा था, पर परागण कहा था। क्रियात्मक तौर पर हमने क्या कहा था कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि जाता है परागकण, तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये क्रियात्मक रूप से कैसा पॉलिनेशन हुआ, किस प्रकार का, इसको हमने क्या कहा, क्रियात्मक तौर पर इसको हमने क्या कहा, पर परागण कहा। और यही यदि परागण जो हो रहा है इसको मैं अनुवांशिक तौर पर लूँ, जेनेटिक तौर पर लूँ। अनुवांशिक माने क्या, भले ही पुष्प अलग अलग हैं, परागण अलग अलग, परागण जो है अलग अलग पुष्पों में हो रहा है, लेकिन पुष्प क्या है, एक ही पौधे के तो हैं। अनुवांशिक लक्षण जो इसमें होगा वही इसमें भी पाया जाएगा। परागकण जैसे इसमें उत्पन्न होंगे ठीक उसी प्रकार के इस पुष्प में परागकण उत्पन्न होंगे। जिस प्रकार की संरचना इसकी वर्तिकाग्र की है, सेम वही संरचना इसके भी वर्तिकाग्र की होगी। तो अनुवांशिक लक्षण जो हैं दोस्तों ये दोनों मिल रहे हैं,
तो अनुवांशिक तौर पर इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। चूंकि किताबों में भी आप देखने को आपको मिलता है क्या, इसे स्वपरागण में ही जोड़ देते हैं। इसको इंग्लिश में गिटेनोगेमी कहते हैं। क्या गिटेनोगेमी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। लेकिन मैंने नहीं कहा कि वो गलत है, लेकिन यदि आप अवस्थाओं को जानिए किस अवस्था में स्वपरागण कहा जाएगा, किताब में उसको नहीं बताया जाएगा किस अवस्था में स्वपरागण है, किस अवस्था पर परागण। लेकिन इसमें क्या हुआ, समझा दिएगा आपको कि क्रियात्मक तौर पे इसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और यदि अनुवांशिक स्थिति में ले तो इसको क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, क्या, स्वपरागण, परपरागण और एक समजात पुष्पी परागण, गिटेनोगेमी। ठीक है, तो इसको भी मिटाते हैं। अब बारी आती है क्या, कि स्वपरागण जो है, जो स्वपरागण है दोस्तों, वो किस अवस्था में, किस स्थितियों में हो सकता है। स्वपरागण की स्थितियां क्या हैं, अनुकूलताएं क्या हैं, प्रयुक्तियां क्या हैं, मेथड्स क्या हैं कि स्वपरागण किसी पुष्प में हो जाए। किन अवस्थाओं में किसी पुष्प में स्वपरागण होता है। अनुकूलन का मतलब यही है कि किन अवस्थाओं में एक पुष्प में स्वपरागण हो सकता है। चलिए उन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ठीक है, क्या है, स्वपरागण हेतु अनुकूलन। ठीक है, या इसको कहते हैं प्रयुक्तियां भी कहते हैं, प्रयुक्तियां में मेथड हो जाएगा। ठीक है, किन अवस्थाओं में क्या होता है, स्वपरागण किसी पुष्प में संभव हो पाता है। तो इन्हीं अवस्थाओं के बारे में हमें क्या करना है, इसमें इस एडी में जानना है। तो ठीक है, पहली अवस्था क्या कहता है कि अगर पुष्प, पहली अवस्था क्या कहता है दोस्तों, अगर पुष्प द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण होगा, 100% स्वपरागण हो सकता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, पहली अवस्था पुष्प का द्विलिंगी होना, पुष्प का द्विलिंगी होना। ठीक है, पहली अवस्था यह है कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए स्वपरागण के लिए। द्विलिंगी माने बाइसेक्सुअल, क्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, यानी कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी का मतलब क्या है, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि एक ही पुष्प में क्या हो, नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में हो। जब मैं फिगर बना रहा था पुष्प का, तो मैंने क्या किया था, एक ही पुष्प में पुंकेसर भी ले आया था, एक ही पुष्प में स्त्री केसर भी ले आया था, नहीं था। तो क्या होता है कि जब पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ स्थित होते हैं, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प की ऐसी अवस्था को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यानी कि क्या है कि पुष्प यदि द्विलिंगी होगा तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण संभव है। यानी कि द्विलिंगी माने कि पुंकेसर से क्या हुआ, जो पुंकेसर का परागकोश था उसमें परागकण विकसित हुए और वे उसी पुष्प में स्थित वर्तिकाग्र पर चले गए और परागण हो गया। तो स्वपरागण ही तो हुआ, क्योंकि उसी पुष्प का परागकण भी था और उसी पुष्प में वर्तिकाग्र भी स्थित था। तो स्वपरागण क्या होता है, द्विलिंगी अवस्था में संभव होता है, पहला चीज था। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा स्थिति क्या कहता है कि पुष्प में क्या होना चाहिए, समय काल परिपक्वता। क्या होना चाहिए दोस्तों, समकाल परिपक्वता होना चाहिए, किसमें, पुष्प में। यानी कि कह सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या, पुष्प होमोगेमी होना चाहिए। यानी कि अगर पुष्प होमोगेमी है तो उसमें स्वपरागण संभव है। होमोगेमी का मतलब क्या है, सम माने समझ लीजिए क्या, समान। ठीक है, समान। काल से क्या मतलब है, समय में, काल माने समय होता है। समान काल में क्या, परिपक्वता से मतलब क्या है, परिपक्व होना। किनका परिपक्व होना, समान काल में परिपक्व होना किनका, नर जन्नांगों का और मादा जन्नांगों का। अगर पुष्प में, चूंकि द्विलिंगी है,
द्विलिंगी पुष्प है तो उनमें नर जननांग मादा जननांग एक साथ स्थित हैं। अगर दोनों जननांग एक समान समय में परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि स्वपरागण संभव होता है। मान लीजिए कि कोई पुष्प है, द्विलिंगी है, उसमें पुंकेसर जो है पूर्व विकसित हो गया, परागकोश भी परिपक्व हो गया, परागकण उसमें निर्माण हो गया। अब जब परागकण निकलेगा उसमें से और वर्तिकाग्र पर तो जाएगा ही जाएगा। अब वर्तिकाग्र पर जा रहा है, वर्तिकाग्र हमारा परिपक्व ही नहीं है, तो क्या परागण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें समकाल परिपक्वता नहीं पाई गई, भिन्न काल परिपक्वता पाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? पर परागण होगा। ठीक है, कुल मिला जो कहने का मतलब है, यदि स्त्री केसर और पुंकेसर पुष्प में एक समान समय में विकसित हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो उसमें स्वपरागण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या आता है तीसरा स्थिति? क्या है तीसरा स्थिति? होता है दोस्तों अनुन्मील्य। क्या? अनुन्मील्य परागणी पुष्प। क्या है? अनुन्मील्य परागणी पुष्प। अब जरा सोचिए, अनुन्मील्य परागणी पुष्प किसे कहते हैं? तो अनुन्मील्य परागणी पुष्प से हमारा तात्पर्य क्या है? मैं एक संरचना आपको बना के दिखा रहा हूँ कि अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहाँ होता कैसे है। तो वैसे तो हमारा नीला मार्कर चल नहीं रहा, तो काले से ही बनाना पड़ेगा, उसमें से आई खत्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए काले से ही बनाते हैं। मान लीजिए मैं पुष्प की संरचना बनाने जा रहा हूँ, एक छोटा सा सिंपल संरचना बनाऊंगा, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले ये क्या है? वर्तिकाग्र है, यानी कि इसे क्या कहेंगे? स्त्री कैसे कहेंगे? वर्तिकाग्र ऊपर वाला हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? ये नीचे वाला क्या था? इसे क्या कहते थे? पुष्पासन कहते थे। और ये क्या हो गया? वृंत हो गया। पुष्प, वृंत, पुष्पासन और स्त्री केसर, ये तीन चीजें तो कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? इसे क्या कहते थे दोस्तों? बाह्य दल कहते थे, मान लीजिए। ठीक है, ये बाह्य दल हो गया। और क्या बाह्य दल? क्या दलों का समूह, तो बाह्य दल पुंज हुआ, पतन चक्र, बाहरी चक्र। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इधर भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, ये पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, यानी कि पुष्प की आदि संरचना बन चुकी है। अब थोड़ा सा बाकी है। क्या? ये जो दल है, ये दल क्या होता है? कुछ ऐसी संरचना में होता है पुष्प में। अब जरा सोचिए, ये संरचना किस तरह से, इसके जो जननांग हैं यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर जो हैं, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस दल ने क्या हुआ है? इसको पैक किए हुआ है, बंद किया हुआ है। कैसे? इसको ढक लिया है। किसने? दल ने, या दलपुंज कह सकते हैं, दलपुंज ने इसको ढक लिया है। तो यानी कि अनुन्मील्य, यानी कि इसे ढक लिया गया। ऐसे पुष्प के ऐसे संरचना जिसमें क्या होते हैं? दल उसे ढके रहते हैं पुष्प के जननांगों को, तो ऐसे संरचना को कहते हैं पुष्प का अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अनुन्मील्य परागणी पुष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमस। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या? CLISTOGAMOUS। ठीक है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमस कहते हैं, अनुन्मील्य परागणी पुष्प को। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा? मान लीजिए इसमें, मान लीजिए क्लोज है पुष्प, दल ने इसके जननांग को ढका हुआ है। अब इससे मान लीजिए कोई परागकण किसी दूसरे पुष्प से आता भी है, तो परागकण मान लीजिए आ रहा है, तो गिरेगा कहाँ? क्या इसका वर्तिकाग्र पर गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि भैया इसको ढक रखा है, किसने ढक रखा है? दलों ने ढक रखा है। तो गिरेगा तो इससे हट जाएगा, कहीं दूसरी जगह गिर जाएगा। तो क्या होता है? इससे निश्चित हो जाता है कि इस पुष्प में क्या होगा? स्वपरागण ही होगा। जब क्लोज है पुष्प तो क्या होगा? स्वपरागण ही होगा, इससे निश्चित हो जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आखिरी एक और अवस्था के बारे में जान लेते हैं कि आखिरी अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो मैंने तीन अवस्थाओं के बारे में बता दिया। पहला क्या? पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी मतलब कि उसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में स्थित होता है, द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति क्या? समकाल परिपक्वता, यानी कि होमोगेमी पुष्प का होना आवश्यक होता है या जरूरी होता है, या पुष्प जब होमोगेमी होता है तो क्या होता है कि जब समान काल परिपक्वता माने जब नर जननांग मादा जननांग पुष्प में एक
एक समान समय में एक सेम टाइम पर विकसित होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्वपरागण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, अनुनमिल्य परागणी पुष्प, क्लिस्टोगेमस बताया। अब क्लिस्टोगेमस में क्या होता था कि उसके तल जो होते थे पुष्प के चंद्रांगों को या पुंकेसर को और स्त्री केसर को ढके रहते थे। अब कोई परागण भी आएगा तो उससे परागण तो हो नहीं पाएगा, तो परागण होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इनमें स्वपरागण होगा। ठीक है, पुष्प के भीतर ढके हुए स्थान पर ही क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो ये 3 अवस्थाएं मैंने बता दी, 3 स्टेट बता दिए। ठीक है, अब आखिरी स्टेट के बारे में जान लेते हैं, चूंकि इसी से संबंधित है ये, यानी कि इसमें भी क्या होगा, ये जो पुष्प होगा वो बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, लेकिन इसमें दल से क्लोज था तो इसमें क्या होगा, बाह्य दल से क्लोज रहेगा। कलिका इसको क्या कहते हैं, कलिका परागण कहते हैं। क्या, कलिका परागण कहते हैं। ठीक है, इस परागण को कलिका परागण कहते हैं। कब, मान लीजिए ये पुष्प था, ये कलिका अवस्था में पुष्प होते हैं। ठीक है, आपने पुष्पों को देखा होगा, ऐसे पुष्प होते हैं कलिका अवस्था में। ठीक है, पुष्प ऐसे होता है। अब जरा सोचिए, जब पुष्प कलिका अवस्था में पुष्प विकसित नहीं हुआ तो इसमें कैसा परागण होगा, स्वपरागण ही तो होगा। पहले दल ने बंद किया था, इसमें जब बाद दल ने बंद कर लिया तो निश्चित रूप से 100% से इसमें निश्चित होगा क्या, कि स्वपरागण ही होगा। कलिका अवस्था में यही होता है। ठीक है, अब कलिका में क्या होता है, इसको बाह्य दल ढके रहते हैं। बाह्य दल के बारे में मैंने बताया था, बाह्य दल कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कलिका परागण कहते हैं। इतना तो आपको पता ही चल गया। तो दोस्तों आज के लिए क्या करेंगे, हम बस इतना ही करेंगे। ठीक है, क्या मैंने बता दिया आपको, परागण की संरचना बता दिया। परागण की संरचना के बाद मैंने परागण के प्रकार बता दिए, कितने प्रकार के परागण होते हैं। 2 प्रकार के बताया, क्या, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा बताया परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगेमी, एलोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में क्या बताया, कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका में बढ़ जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिका में बढ़ जाते हैं तो क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। और एक तीसरी अवस्था में हमने बताया था, क्या, समजात परागणी पुष्प, यानी कि समजात पुष्प परागण। यानी कि समजात क्या होता है, हमने क्या होता है कि जब एक पौधा हो उसमें 2 पुष्प हों तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं, एक इसमें आता है समजात पुष्प परागण। तो जानिए किसमें आता है, ये आता है क्या, स्वपरागण में भी आता है, परपरागण में भी आता है। अब मैंने 2 स्थितियां बताई थी, कब स्वपरागण में आएगा, कब परपरागण में आएगा। तो मैंने क्या कहा था, क्रियात्मक रूप से लेंगे, यदि परागण की प्रक्रिया को यदि क्रियात्मक रूप से देखेंगे तो क्या होगा, परपरागण होगा। माने कि एक पुष्प का परागण निकल रहा है दूसरे पुष्प में जा रहा है, तो ये तो परपरागण होता है, तो क्रियात्मक रूप से परपरागण। लेकिन अनुवांशिक तौर पे देख रहे हैं तो पुष्प तो एक ही पौधे के हैं, उनमें जो संरचनाएं हैं वही, उनमें जो अनुवांशिकता पाई जाएगी उसी पुष्प की है, तो क्या होगा, ये स्वपरागण होगा। ठीक है, तो इतना आज हमने जान लिया। और क्या जाना हमने, स्वपरागण हेतु अनुकूलन के बारे में जान लिया, प्रयुक्तियों के बारे में जान लिया, मेथड्स के बारे में जान लिया। मैंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई जिन अवस्थाओं में स्वपरागण एक पुष्प में संभव होता है। ठीक है, तो इतना चीज मैंने आज बता दिया। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जानेंगे क्या, परपरागण के अनुकूलन के बारे में, कि परपरागण किन अवस्थाओं में होता है, परपरागण के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, परपरागण के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अगली वीडियो में बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।